स्वागत है आपका टीएमसी नॉलेज में। और आइए देखते हैं बीपीएससी प्रधान शिक्षक के लिए ये हमारा 5वां प्रैक्टिस सेट है। इसके पहले 4 प्रैक्टिस सेट का वीडियो अपलोड किया जा चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जा करके उन सभी वीडियोज़ को देख सकते हैं। ये 5वां प्रैक्टिस सेट है और देखिए इसमें पहले जो 20 प्रश्न हैं वो रीजनिंग और मैथमेटिक्स के हो रहे हैं। तो हमने बताया था कि रीजनिंग और मैथमेटिक्स के जो प्रश्न हैं यहाँ पे हल करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, तो उसका सॉल्यूशन का पीडीएफ हम अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर देंगे। फ़िलहाल यहाँ से जो है 21वां जो प्रश्न है, यहाँ सामान्य अध्ययन के जो प्रश्न हैं, जिससे हम यहाँ से शुरू करते हैं। तो आइए देखते हैं। और टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रहेगा। ऐसे टीएमसी नॉलेज के नाम से ही हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप चाहे तो उसे सर्च भी कर सकते हैं। तो आइए पहला प्रश्न इसके लिए देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि एक अवतल दर्पण को पानी में रखा जाता है, दर्पण की फोकस दूरी में क्या परिवर्तन होगा। तो देखिए अवतल दर्पण की जो फोकल की लंबाई है वो माध्यम की प्रकृति पर निर्भर नहीं करती है, कि वो किस माध्यम में है उसकी प्रकृति पर निर्भर नहीं करती है, चाहे वो हवा में रखा जाए, पानी में रखा जाए। अतः दर्पण को पानी में रखने पर भी उसकी फोकस दूरी वही रहेगी। और जहाँ तक लेंस की बात है, तो अगर किसी लेंस को पानी में डुबाया जाता है तो वहाँ पे क्या होता है कि अपवर्तन की क्रिया होती है, जिसके कारण उसका अपवर्तनांक का मान कम हो जाता है लेंस का, और इस तरीके से इसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है। तो लेंस का तो बढ़ जाएगा लेकिन दर्पण का वही रहेगा। इसके बाद के प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक चुंबक द्वारा कमजोर रूप से आकर्षित होता है। चुंबक के द्वारा कमजोर रूप से आकर्षित कौन होता है, यहाँ पे प्रतिकर्षित बोल रहा है। तो प्रतिचुंबकीय जो पदार्थ होते हैं चुंबक के द्वारा कमजोर रूप से प्रतिकर्षित होते हैं। प्रतिचुंबकीय सामग्री वे होते हैं जिन्हें चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर चुंबकीय क्षेत्र की विपरीत दिशा में कमजोर रूप से चुंबकित किया जाता है। तो इस तरीके से इसमें जो प्रतिचुंबकीय पदार्थ है जैसे बिस्मथ हैं, जल, तांबा, जस्ता, ये सब जो है कि प्रतिचुंबकीय हैं। और अनुचुंबकीय पदार्थ किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर उस क्षेत्र की दिशा में आंशिक रूप से चुंबकित हो जाते हैं। तो इसका सही जवाब है, यानी कि प्रतिचुंबकीय जो पदार्थ होते हैं वो चुंबक के द्वारा कमज़ोर रूप से प्रतिकर्षित होते हैं। प्रतिकर्षित का मतलब होता है कि उसको दूर हटाने का काम होता है उसमें। अगला प्रश्न यहाँ से है कि हाल ही में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मस्जिद जामा अल जजौर कहाँ बनाया गया है। ये अगला प्रश्न है, करंट अफेयर के ये प्रश्न है, 23वां प्रश्न है। और इसका सही जवाब है कि ये देखिए 33वां प्रश्न हो गया। यहाँ से देखिए 23वां प्रश्न आपका यहाँ है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। देखिए यहाँ से अगला प्रश्न है कि त्वरण ऋणात्मक होने पर किसी पिंड का वेग कैसा रहेगा। अगर त्वरण ऋणात्मक होता है, नेगेटिव होता है, तो किसी पिंड का जो वेग होता है वो घट जाता है। तो इस तरीके से इसका वेग क्या होगा, घटेगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक व्यक्ति बस में खड़ा है, जब बस अचानक आगे बढ़ने लगती है तो क्या प्रभाव होता है। जब बस अचानक आगे बढ़ेगी तो क्या प्रभाव पड़ेगा अगर कोई व्यक्ति बस में खड़ा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये लॉ ऑफ इनर्शिया है, यानी कि जड़ता का नियम है इसमें, जो न्यूटन के गति नियम से संबंधित हैं। क्लास 9 के ये सभी प्रश्न हैं, आप देख सकते हैं फिजिक्स के। तो जब बस अचानक बढ़ती है तो उसके शरीर का निचला जो हिस्सा है बस के साथ साथ तो चलने लगता है, जबकि व्यक्ति का जो ऊपरी हिस्सा जो होता है ये अभी क्या होता है कि वो स्थिर अवस्था में होता है। क्योंकि हमारा पैर जब बस में है तो बस के स्टार्ट होने के साथ ही हमारा ये पैर या निचला जो हिस्सा होता है वो गतिशील हो जाता है, लेकिन ये स्थिर रहता है, और ये ऊपरी हिस्सा जो होता है वो स्थिर ही रहना चाहता है। लेकिन जब बस अचानक यहाँ से आगे जब बढ़ जाती हैं तो ये क्या होता है, ये जो निचला हिस्सा है यानी कि शरीर का ऊपरी जो हिस्सा है वो जड़ता के कारण आराम की स्थिति में ही रहना चाहता है। इसलिए जब बस आगे चलती है तो व्यक्ति पीछे की ओर झुक जाता है। यही हाल इस पर भी एक सेम कंडीशन है कि जब हम किसी बस में यात्रा कर रहे होते हैं या गाड़ी में, और बस का ड्राइवर अगर अचानक ब्रेक लगाता है तो उस स्थिति में हम आगे की ओर झुक जाते हैं। उसका कारण है कि जब गाड़ी चल रही होती है तो हमारा जो शरीर का ऊपरी जो हिस्सा है वो पैर तो बस के साथ गति विराम की अवस्था में रहता है, लेकिन हमारा शरीर का जो ऊपरी हिस्सा होता है वो गति की अवस्था में रहता है और वो गतिशील ही रहना चाहता है। लेकिन जब बस का ड्राइवर अचानक ब्रेक लगाता है तो हमारा अगला जो ऊपरी हिस्सा है शरीर का वो गति की अवस्था में ही रहना चाहता है, और इसलिए वो आगे की ओर हम लोग झुक जाते हैं। तो इसमें ये 2 तरह की स्थितियाँ होती हैं। तो फिलहाल इसका सही जवाब है, यानी कि वो पीछे की ओर गिरता है, यानी पीछे की ओर झुक जाएगा। नेक्स्ट है कि 2 बल एक पिंड पर कार्य कर रहे हैं, तो शरीर को संतुलन में रहने के लिए बलों का क्या इसमें देखना है कि कौन सा कंडीशन होना चाहिए। 2 बल एक ही पिंड पर काम कर रहे हैं, तो शरीर को संतुलन रहने के लिए, यानी कि शरीर को संतुलन की अवस्था में रहने के लिए बलों का क्या होना ज़रूरी है। तो इसमें सही जवाब है कि वो बलों का परिणाम जो है कि समान और दिशा विपरीत होने चाहिए। क्योंकि समान परिणाम से बल लगेंगे और उसमें दिशा उनकी विपरीत होगी तो हमारा शरीर जो है कि बैलेंस में रहेगा। तो शरीर पर जो है कि बल क्या होगा, यानी कि शून्य होगा,
और इस तरीके से शरीर संतुलन की अवस्था में रहेगा। तो जब 2 या 2 से अधिक बल किसी वस्तु पर कार्य कर रहे हैं तो जिस प्रकार का बल क्रिया में आता है उसे परिणामी बल या शुद्ध बल भी कहते हैं। तो इस तरीके से इसके बाद के प्रश्न है कि कौन सा सही सुमेलित है। ये देखिएगा, इसमें pH मान से संबंधित कुछ चीज़ें दी गई हैं। देखिए आपको बता देते हैं कि pH जो है एक स्केल है जिसमें देखिए यहाँ से 1 से 0 से 1 से 14 तक की संख्याएं लिखी रहती हैं, जिसमें 7 जो है कि बीच में होता है। तो अब देखिए यही 7 जो है कि इसका मेन जो है कि एक अंकित मान है इस पर, कि चूँकि हम जानते हैं कि अगर जिस विलयन का जो pH मान होता है अगर 7 होता है तो वो उदासीन होता है। 7 रहेगा तो उदासीन माना जाएगा। 7 से कम है अगर किसी विलयन का तो वो अम्लीय माना जाएगा, और 7 से ज़्यादा है तो इसे क्षारीय माना जाता है। यानी कि अब आप समझ गए होंगे कि अम्ल का जो pH मान होता है ये 7 से कम होगा, क्षार का जो होगा 7 से ज़्यादा होगा, और उदासीन विलयन का जो pH मान होगा वो 7 होगा। तो इस तरीके से आप देख लीजिए कौन सुमेलित है। क्षार का भी हमने बताया कि pH मान 7 से ऊपर रहेगा, ये सही है। एसिड यानी कि जो अम्ल होता है इसको एसिड कहते हैं, तो pH 7 से नीचे होगा, ये भी सही है। एसिड का जो pH मान जो है वो 7 रहेगा तटस्थ, और ये pH का जो मान है ये फार्मूला है pH निकालने का, तो ये भी सही है। तो इस तरीके से इसमें 1 से अधिक इसके जवाब सही हैं, यानी कि ये ऑप्शन ई सही जवाब होगा 1 से अधिक इसके लिए। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ से कि 17Cl37 ये क्लोरीन का यानी कि एक समस्थानिक है, उसमें क्रमशः न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करें। 17Cl37 जो दिया गया है यानी कि ये परमाणु क्रमांक होता है और ये परमाणु द्रव्यमान होता है। तो आप जानते हैं कि आप ये जान सकते हैं कि जो ये परमाणु क्रमांक होता है यानी कि उसमें जो जितने इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है उतने ही प्रोटॉन की संख्या होती है, और वही जो है कि परमाणु क्रमांक कहलाता है। यानी कि इस तरीके से इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या तो 17 हो जाएंगी। रही बात इसमें हम न्यूट्रॉन की संख्या निकालते हैं तो उसको 37 यानी कि परमाणु द्रव्यमान में से हम ये परमाणु क्रमांक यानी कि प्रोटॉन की संख्या को घटा देते हैं। तो इस तरीके से इसमें से 20 इसका आएगा, यानी कि पहले पूछ रहा है कि न्यूट्रॉन तो 20 होगा, उसके बाद से प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या 17 होंगी। तो देखिए 20 17 17 ये ऑप्शन सी सही जवाब है इसके लिए। और इसके बाद के प्रश्न है कि यहाँ से 28वां प्रश्न है कि आदर्श गैसें मेंडलीफ की आवर्त सारणी के किस समूह में थी। आदर्श जो गैसें हैं वो मेंडलीफ की आवर्त सारणी में से किस समूह में रखा गया था। यानी कि मेंडलीफ की आवर्त सारणी में जो आदर्श यानी कि उत्कृष्ट गैसें हैं जिसको हम नोबेल गैस भी कहते हैं, तो उसको प्रथम समूह में रखा गया था। तो इस तरीके से आप जानते हैं कि मेंडलीफ के समय में केवल 63 तत्व ही ज्ञात थे, यानी कि पहले समूह में रखा गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि भौतिक परिवर्तनों के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है। भौतिक परिवर्तन के विषय में इनमें आकार में परिवर्तन शामिल है। ये भौतिक परिवर्तन में ये सही है, क्योंकि भौतिक परिवर्तन का मतलब होता है कि हम चीज़ों जो भौतिक वस्तुएं हैं उसके आकार में हम परिवर्तन कर सकते हैं, उसकी अवस्था को हम चेंज नहीं कर सकते हैं। तो आकार में परिवर्तन शामिल है, ये बात सही है। और इस तरीके से इसमें ऑप्शन बी सही जवाब है इसके लिए। इसके बाद के प्रश्न है, यहाँ से देख सकते हैं कि इक्का एल्युमिनियम है। इसमें देखिएगा जो ये इक्का एल्युमिनियम है ये गैलियम के नाम से जाना जाता है, यानी कि इसको गैलियम कहते हैं। ऑप्शन बी सही जवाब होगा इसके लिए। इस तरीके से एका बोरान जो होता है उसको स्कैंडियम कहते हैं। एका सिलिकॉन जिसको जर्मेनियम कहते हैं, ये जर्मेनियम जो है ये एका सिलिकॉन है। और इसमें स्कैंडियम जो दिया गया है ये मतलब एका बोरान को स्कैंडियम कहते हैं, और सिलिकॉन जो है तो इसमें तो फिलहाल इसका देखिए इक्का एल्युमिनियम ये पूछा है यहाँ पे, तो गैलियम हो जाएगा इसके लिए सही जवाब है। और ये जर्मेनियम जो है कि एका सिलिकॉन है, और एका बोरान जो है जिसको स्कैंडियम कहते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में प्रारंभिक स्तन कैंसर का पता लगाने के लिए सवेरा कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया। ये सभी अब जो है कि यहाँ से करंट के प्रश्न हैं, और इसका सही जवाब है कि हरियाणा सरकार के द्वारा ये शुरू किया गया है। सवेरा कार्यक्रम की शुरुआत मेदांता फाउंडेशन ने हरियाणा के गुड़गांव में स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से की थी। और इसका अगला प्रश्न है कि हाल ही में इसरो किस मिशन के तहत 4 अंतरिक्ष यात्रियों के नाम का ऐलान किया है। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी में है, यानी कि 4 अंतरिक्ष यात्रियों का जो नाम का ऐलान किया गया है गगनयान मिशन के तहत, यानी कि गगनयान इसके लिए सही जवाब होगा। नेक्स्ट प्रश्न है इसके बाद से 33वां प्रश्न यहाँ से देखा कि हाल ही में दुनिया की सबसे तीसरी जो बड़ी मस्जिद जामा अल अजौर कहाँ बनाया गया है।
और इसका सही जवाब है अल्जीरिया। इसके लिए सही जवाब है कि अल्जीरिया में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी जामा मस्जिद अल जज़ौर बनाया गया है। अल हरम मस्जिद या ग्रैंड मस्जिद सऊदी अरब के मक्का शहर में स्थित दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद है। और इसके बाद के प्रश्न है कि स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के द्वितीय चरण को किस समय अवधि के दौरान लागू किया जाना है। ये 34वां प्रश्न है और इसका सही जवाब है कि द्वितीय चरण को यानी कि इसमें 2020 से 21 से 2024-25 की समय अवधि को इसको लागू करना है, यानी कि यह ऑप्शन सी सही जवाब है इसके लिए। और इस मिशन के तहत भारत के सभी गाँवों, पंचायतों और जिलों, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने खुद को खुले में शौच मुक्त घोषित भी किया गया है, बहुत से जिलों को इसमें से। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से है, आप देख सकते हैं कि अगला प्रश्न यहाँ से है कि ICC T20 महिला विश्व कप 2023 कहाँ पे आयोजित किया गया था। तो ये जो इसका आयोजन किया गया था वो दक्षिण अफ्रीका में आयोजित किया गया था तथा इस प्रतियोगिता में विजेता जो टीम रही थी ऑस्ट्रेलिया रही थी। तो इसका सही जवाब है दक्षिण अफ्रीका में, और इसका बी सही जवाब है, दक्षिण अफ्रीका में आयोजित हुआ था और ऑस्ट्रेलिया इसका विजयी रहा था। नेक्स्ट प्रश्न है कि 10 अगस्त 2023 को रूसी अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा इंटर कॉस्मोस कार्यक्रम के तहत कौन सा मिशन चंद्रमा के लिए लॉन्च किया गया था। और इसका सही जवाब ऑप्शन बी में है, यानी कि लूना 25 जो है कि ये कार्यक्रम को लॉन्च किया गया था इस मिशन को। और इसके बाद के प्रश्न है कि गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है। और इसका सही जवाब है यानी कि एलेसेंड्रा कुरप को जो है कि इसको ये ब्राज़ील के हैं और इनको जो है कि ये इस पुरस्कार से गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। इसके बाद के प्रश्न यहाँ से हैं कि 69वां जो फिल्म फेयर पुरस्कार में ये सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है। 69 जो फिल्म फेयर पुरस्कार था, तो इसका सही जवाब है कि इसमें रणबीर कपूर को ये दिया गया है और ये पुरस्कार उन्हें फिल्म एनिमल के लिए दिया गया है। और इस पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार आलिया भट्ट को फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के लिए उनको दिया गया है। तो फिलहाल इसका सही जवाब है यानी कि रणबीर कपूर होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से है कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल के अध्यक्ष कौन है। ये अगला प्रश्न है और इसका सही जवाब है अमरेंदु प्रकाश जो है कि इसके सेल के अध्यक्ष बनाए गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि नव स्थापित वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व सहित मध्य प्रदेश में कितने बाघ अभयारण्य हो गए हैं। और मध्य प्रदेश में कुल 7 बाघ जो है कि अभयारण्य अब हो गए हैं। तो इसमें से कुल अभयारण्यों की संख्या 7 हो गई। इसके बाद के प्रश्न है कि गमले में लगे हुए पौधे ज़्यादा पानी देने से क्यों मर जाते हैं, क्योंकि इसका क्या सही जवाब है कि गमले में लगे हुए जो पौधे होते हैं अगर उनमें ज़्यादा पानी देते हैं तो वो सूखने लगते हैं। इसका कारण है कि क्योंकि जड़ें सांस नहीं ले पाती हैं। तो इस तरीके से ऑप्शन इसका बी सही जवाब है, इसमें ऑप्शन बी सही जवाब है। इसके बाद के प्रश्न है कि मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग अनैच्छिक क्रिया यानी कि उल्टी की क्रिया का नियंत्रण करता है। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी जो है, यानी कि जो पश्च मस्तिष्क होता है, मानव मस्तिष्क का जो पश्च मस्तिष्क भाग है अनैच्छिक क्रिया उल्टी का नियंत्रण करता है और इसमें प्रतिवर्ती जो क्रिया होती है वो काफ़ी तेज़ होती है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से है कि 43वां प्रश्न है अब यहाँ से कि अक्षीय कंकाल में कितनी हड्डियाँ मौजूद होती हैं। अक्षीय कंकाल में 80 हड्डियाँ मौजूद होती हैं और ये हड्डियाँ शरीर के मुख्य धुरी के साथ मौजूद होती हैं। कंकाल प्रणाली की हड्डियों को 2 भागों में विभाजित किया गया है, अक्षीय कंकाल और परिशिष्ट कंकाल। तो इसमें अक्षीय कंकाल के 4 भाग होते हैं, जिसमें खोपड़ी है, खोपड़ी में कुल 29 हड्डियाँ होती हैं। मेरुदंड है या ये जो भाग है यानी कि गर्दन से लेकर के नीचे पुच्छ पृष्ठ अस्थि तक फैला हुआ है, इसमें कुछ 33 अस्थियों का स्तंभ होता है। ये इसमें पसलियाँ भी आती हैं तीसरे नंबर पे। पसलियों में 24 हड्डियाँ होती हैं और एक होता है उरुस्थि जिसमें हड्डियों की संख्या 1 होती है, जबकि परिशिष्ट कंकाल में कुल 60 हड्डियाँ पाई जाती हैं। तो फिलहाल इसका सही जवाब है इसमें 80 हड्डियाँ मौजूद होती हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन WBC यानी कि जो वाइट ब्लड सेल के प्रचुर मात्रा में है, यानी कि WBC में सबसे प्रचुर मात्रा में कौन है। और इसका सही जवाब है कि जो न्यूट्रोफिल्स कुल जो है कि WBC की में सबसे प्रचुर कोशिकाएं होती हैं और वे कुल WBC का कुल 60 से 65% हिस्सा होती हैं। और इसका सही जवाब है न्यूट्रोफिल्स, ऑप्शन ए है, जबकि बेसोफिल सबसे कम होते हैं क्योंकि कुल WBC का केवल 5 यानी कि 0.5 से 1% होते हैं बेसोफिल जो होते हैं। सबसे ज़्यादा जो है कि न्यूट्रोफिल पाए जाते हैं उसमें। नेक्स्ट है कि डायफ्राम किस में सहायक होता है। डायफ्राम जो है ये किस में सहायक होता है और ये श्वसन में सहायक होता है।
क्योंकि ऑक्सीजन को अंतर्ग्रहण करने का काम श्वसन तंत्र करता है और मनुष्यों में सांस लेने की जो दर है वो 16 से 18 बार प्रति मिनट, यानी कि 1 मिनट में 16 से 18 बार आदमी सांस लेता है। और इसमें सामान्य श्वसन के दौरान लगभग 1500 मिलीलीटर वायु जो है फेफड़ों में हर समय भरी रहती हैं, यानी कि भरी जाती हैं। ऑप्शन बी सही जवाब है इसके लिए कि डायफ्राम जो है कि श्वसन में सहायक होता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक प्रदूषक नहीं है। प्राथमिक प्रदूषक इसमें से कौन नहीं है, तो देखिए इसमें जो H2SO4 यानी कि जो सल्फ्यूरिक अम्ल है, नाइट्रिक अम्ल है, ये सभी प्राथमिक प्रदूषक नहीं हैं, यानी कि ऑप्शन बी इसके लिए सही जवाब है। ये तीनों ऑप्शन जो हैं ये प्राथमिक प्रदूषक नहीं है, यानी कि एक से अधिक इसके लिए सही जवाब है। नेक्स्ट सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नकरणीय अवशिष्ट हैं। जैव निम्नकरणीय इसमें से कौन है, तो जो खाद्य अवशिष्ट हैं वो जैव निम्नकरणीय हैं, यानी कि और वैसे जो अवांछित पदार्थ होते हैं जिन्हें जैविक अपघटन के द्वारा पुनः उपयोग में आने वाले पदार्थों में बदल लिया जाता है उसको कहते हैं जैव निम्नकरणीय पदार्थ। तो इस तरीके से जंतुओं के जो मलमूत्र हैं, कागज़, जंतुओं तथा पेड़ पौधों के मृत शरीर, ये सभी जो हैं कि इसमें आते हैं। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी में है, यानी कि जो खाद्य अवशिष्ट होते हैं वो जैव निम्नकरणीय हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीव मल खाता है। ये अगला प्रश्न है और देखिएगा इसमें जो गोबर बीटल जो एक हानिकारक जीवों की श्रेणी से संबंधित है और जो मृत और सड़ने वाले कार्बनिक पदार्थों को खाते हैं। जुगनू एक ऐसा जीव है जो ना ही भोजन करता है और ना ही पानी पीता है इसमें। जबकि यहाँ पे आप जानते हैं केचुआ के बारे में, केचुआ को हम किसानों का मित्र भी कहते हैं। जबकि जो अब देखिएगा इसमें एक और भी चीज़ें हैं कि आप जान सकते हैं जानकारी के लिए। फ़िलहाल इसका सही जवाब तो है गोबर बीटल जो है, ये सही जवाब है इसके लिए, इस प्रश्न के लिए। केचुआ को हम किसानों का मित्र कहते हैं। और इस तरीके से इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें खरगोश एक ऐसा जीव है जो अपना मल खाता है, यानी कि खुद अपना मल खा जाता है, यानी कि जो खरगोश एक ऐसा जीव है। इस तरीके से इसके बाद के प्रश्न है कि उस जीव को क्या कहा जाता है जो संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र को परिभाषित करने में मदद करता है। और इसका सही जवाब है कि की स्टोन प्रजातियाँ जो है कि संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र को परिभाषित करने में मदद करती हैं। की स्टोन प्रजातियों के महत्व को समुद्री उदबिलाव, जल शाही और समुद्री शैवाल के साथ स्टेलर समुद्री गाय की पारस्परिक क्रिया के माध्यम से विलुप्ति द्वारा दर्शाया जाता है। फ़िलहाल जो अफ्रीकी हाथी एक की स्टोन प्रजाति है और तो इसका सही जवाब है की स्टोन जो प्रजातियाँ होती हैं वो संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र को परिभाषित करने में मदद करती हैं। इसके बाद के प्रश्न हैं कि पारिस्थितिकी पिरामिड का विकास सबसे पहले किसने किया था। पारिस्थितिकी पिरामिड का सबसे पहले जो विकास किया था यानी कि चार्ल्स एल्टन के द्वारा विकसित किया गया था ये। इसमें सबसे सही जवाब इसके लिए है कि ऑप्शन बी सही जवाब है। इसके बाद के प्रश्न यहाँ से देखिए बिहार से संबंधित है ये कि बिहार में किस वर्ष तक एनीमिया के प्रसार में कमी लाने की घोषणा की गई है। ये भी प्रश्न है, करंट के ही प्रश्न है। और 2025 तक बिहार में एनीमिया के प्रसार में कमी लाने की घोषणा की गई है। बिहार में एनीमिया को दूर करने के लिए स्वास्थ्य विभाग की ओर से विशेष रणनीति पर भी कार्य किया जा रहा है। और स्वास्थ्य विभाग की कोशिश है कि प्रति वर्ष 3% की दर से एनीमिया को दूर किया जाए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी यानी कि 2025 तक। एनीमिया के विषय में एक और भी आप जान सकते हैं कि एनीमिया रोग का सबसे बड़ा जो कारण है शरीर में आयरन की कमी होना। जब शरीर में रेड ब्लड सेल्स धीरे धीरे ख़त्म होने लगते हैं और बॉडी को ज़रूरत के अनुसार डाइट नहीं मिलती है तो इससे खून की कमी होने लगती है और ऐसे में खून की कमी से एनीमिया हो जाता है। और यह ज़्यादातर जो है कि किशोरावस्था और महिलाओं में पीरियड्स के दौरान खून की कमी से इस तरह के रोग पाए जाते हैं। अगला प्रश्न यहाँ से है कि यहाँ पर देखिएगा कि 92 यूरेनियम 238 से क्रमशः 2 अल्फ़ा और 2 बीटा किरणों के निकलने पर कौन सा नाभिक प्राप्त होता है। अब ये देखिए ये रेडियो एक्टिविटी से संबंधित प्रश्न है। आप जानते हैं इसमें एक चीज़ हम आपको बताते हैं कि हम ये जानते हैं कि जब किसी नाभिक से 1 अल्फ़ा कण निकलने से परमाणु क्रमांक में 2 और परमाणु द्रव्यमान संख्या में 4 का अंतर हो जाता है। यानी कि अगर 1 अल्फ़ा अगर कण निकलता है तो परमाणु क्रमांक 2 कम हो जाते हैं और एक जो है कि और उसके परमाणु द्रव्यमान में 4 का अंतर पाया जाता है। अब यहाँ पे क्या बात है कि 2 अल्फ़ा और 2 बीटा निकलती हैं। जबकि देखिएगा ये अल्फ़ा की बातें हुई, बीटा किरणों की बात है। तो जब किसी नाभिक से अगर 1 बीटा कण निकलता है तो परमाणु क्रमांक 1 से बढ़ जाता है और द्रव्यमान संख्या में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब यहाँ से आप देखिए कि यहाँ पे क्या होगा कि 2 अल्फ़ा कण निकलते हैं तो परमाणु क्रमांक अगर 1 अल्फ़ा कण निकलता है तो परमाणु क्रमांक 2
कम हो जाता है। तो जब 2 निकलेंगे यहाँ से तो 2 दूनी 4, यानी कि यहाँ से परमाणु क्रमांक में तो 4 ये परमाणु क्रमांक है और ये परमाणु द्रव्यमान होता है ऊपर वाला। तो 2 यानी कि 2 अल्फ़ा कण निकल रहे हैं तो 2 दूनी 4 यहाँ से होना चाहिए। तो इस तरीके से 92 में से 4 जब घटेगा तो 88 होना चाहिए। तो ऐसे ही इसमें आप एक चीज़ और देख सकते हैं आपकी, और इसमें 1 मिनट अभी, और यहाँ से क्या है कि ठीक इसमें इसको थोड़ा सा आराम से समझिए। यानी कि 4 अल्फ़ा कण निकले, अभी हमने सिर्फ अल्फ़ा के बारे में बताया था। तो अल्फ़ा निकले 4, 2 अल्फ़ा तो 4 कम हो जाएंगे, यानी कि ये हो जाएगा यहाँ से 88 तब हो जाएगा, क्योंकि 92 में से 4 घट रहा है तो 88 हो गया। फिर यहाँ से 2 बीटा भी निकल रहे हैं। तो बीटा कण से निकलने से क्या होता है कि अगर 1 बीटा निकलता है तो परमाणु क्रमांक 1 बढ़ जाता है। तो फिर 2 बीटा भी तो निकला है ना, तो एक बीटा से एक परमाणु क्रमांक बढ़ता है, तो 2 बीटा निकला है तो 2 और बढ़ेगा, तो 88 और 2 कितना हो जाएगा 90। यानी कि ये परमाणु क्रमांक में जो है कि ये परमाणु क्रमांक 90 हो जाएगा। 90 वाला सिर्फ यही ऑप्शन है। इस तरीके से ऑप्शन आप देख सकते हैं। इसके बाद के प्रश्न यहाँ से हैं कि दक्षिणी प्रायद्वीप उच्च भूमि ये किसका भाग है। अगला प्रश्न है, दक्षिणी प्रायद्वीप उच्च भूमि जो है कि गोंडवाना लैंड का भाग है, और गोंडवाना लैंड का बृहत जो है कि बृहत महाद्वीप भी था। पैंजिया का दक्षिणी भाग गोंडवाना लैंड था, और इसके उत्तरी भाग को लॉरेंसिया लैंड भी कहा जाता है। तो इस तरीके से इसका सही जवाब है गोंडवाना लैंड का जो क्षेत्र है भारत में कोयला का लगभग 90% स्रोत वही है। फिलहाल इसका सही जवाब है कि ये जो दक्षिणी प्रायद्वीपीय उच्च भूमि है ये गोंडवाना लैंड का ही भाग है। अगला प्रश्न यहाँ से है 54 में है, देखिए 54 प्रश्न यहाँ से है कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख मिलता है। यहाँ से थोड़ा सा तेज़ी से हम प्रश्नों को करेंगे, और इसमें सन्यासी विद्रोह का उल्लेख मिलता है। आनंद मठ उपन्यास का प्रकाशन 1882 ईस्वी में किया गया था, और आप देख सकते हैं कि जो भारत का जो वंदे मातरम है ये जो राष्ट्रगीत है इसी से ही प्रकाशित किया गया था। तो इस तरीके से सही जवाब इसका ऑप्शन ए में है। नेक्स्ट प्रश्न है कि नव भारत का पैगंबर कौन कहलाता है। अगला प्रश्न है काफ़ी आसान सा है। नव भारत का पैगंबर जो है कि राजा राम मोहन राय को कहा जाता है, और आप जानते हैं कि उनका जन्म जो हुआ था 1772 में हुआ था राधानगर में। और राजा राम मोहन राय जो है कि राजा राम मोहन राय भारतीय पत्रकारिता के जनक के रूप में भी माने जाते हैं, और राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि मुग़ल शासक यानी कि अकबर द्वितीय ने दिया था। तो इस तरीके से इनके विषय में बहुत सारी बातें हैं, यानी कि ऑप्शन इसके लिए ऑप्शन ए सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया था, ये बताना है। बिहार में समाजवादी पार्टी का जो गठन किया गया था फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण ने किया था, और इसका गठन जो हुआ था जुलाई 1931 में हुआ था। तो इस तरीके से सही जवाब इसके लिए ऑप्शन बी है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से आप देख सकते हैं कि बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी जिसका मुख्यालय पटना में है उसका गठन किस वर्ष किया गया था, और आप यहाँ से देख सकते हैं इसके ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी कि जो 1908 में बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी का मुख्यालय पटना में है, और उसकी स्थापना 1908 में की गई थी। अब इसके बाद के प्रश्न है यहाँ से कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की 1875 ईस्वी में स्थापना किया था, ये आप जानते हैं। इसमें बताना है कि कहाँ हुआ था, तो मुंबई में उन्होंने स्थापना की थी स्वामी दयानंद ने, जो आर्य समाज के संस्थापक भी हैं। और इसका अगला प्रश्न है कि तिरंगों को राष्ट्रध्वज के रूप में कब स्वीकार किया गया था। अगला प्रश्न है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 1929 इसके लिए सही जवाब होगा। 1929 में कांग्रेस का जो लाहौर में अधिवेशन हुआ था वहाँ पे तिरंगे को राष्ट्रध्वज के रूप में स्वीकार किया गया था। और इसमें आप एक और देख सकते हैं कि संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को तिरंगा झंडा को स्वीकार किया था, और विदेश में झंडा सर्वप्रथम मैडम कामा ने फहराया था स्टुटगार्ट यानी कि जर्मनी में, और 1907 में उन्होंने फहराया था। फिलहाल इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए में है। इसके बाद के प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय की स्थापना पहले की गई थी। अब यहाँ पे कुछ विश्वविद्यालयों के नाम दिए गए हैं, आपको बताना है कि सबसे पहले किस विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी, और इसका सही जवाब है जो बॉम्बे विश्वविद्यालय यानी कि बॉम्बे यूनिवर्सिटी है उसकी स्थापना सबसे पहले किया गया था बनारस, अलीगढ़ और इलाहाबाद विश्वविद्यालय से, यानी कि सबसे पहले बॉम्बे, उसके बाद से फिर बनारस और इलाहाबाद की यूनिवर्सिटी जो है।
अलीगढ़ जो है विश्वविद्यालय के इसकी जो स्थापना हुई थी 1920 में। इलाहाबाद की स्थापना 1887 में की गई थी। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में की गई थी और मैसूर विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में हुई थी। पटना विश्वविद्यालय की स्थापना भी 1917 में हुई थी। इस तरीके से इसके बाद के प्रश्न है कि ज्वालामुखी का उद्गार का प्रमुख कारण क्या है, और इसके सही जवाब है, देखिएगा, ज्वालामुखी उद्गार के बहुत सारे कारण होते हैं और इसमें सही जवाब इसके लिए है, यानी कि उसमें से एक से अधिक कारण इसके लिए जिम्मेवार है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से है कि कोरियोलिस बल प्रभाव महासागरीय धाराओं को कैसे प्रभावित करता है। कोरियोलिस प्रभाव जो है महासागरीय धाराओं को कैसे प्रभावित करता है, और इसमें इसका प्रश्न देख सकते हैं कि इसमें से देखिएगा जो इसमें ऑप्शन जो दिए गए हैं, यानी कि तो कोरियोलिस बल प्रभाव महासागरीय धाराओं को प्रभावित नहीं करता है, यानी कि इनमें से कोई भी ऐसा कारक नहीं है जो ऑप्शन के अनुसार दिए गए हैं। तो इसमें जो इसको प्रभावित करें तो कोरियोलिस बल भूमध्य रेखा पर शून्य होता है और कोरियोलिस बल ध्रुवों पर सबसे ज़्यादा होता है, और ये एक प्रकार का जो है कि आभासी बल होता है। तो इस तरीके से इसके बाद के प्रश्न यहाँ से है कि इसके बाद के प्रश्न है कि भारत में लौह अयस्क खनन के लिए नोवामुंडी और किरीबुरू प्रसिद्ध हैं, वे निम्नलिखित राज्यों में से किस में स्थित हैं, और इसका सही जवाब है कि ये झारखंड राज्य में स्थित हैं। ऑप्शन सी इसके लिए सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ से कि काराकोरम पर्वत श्रृंखला के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो देखिए, काराकोरम के संबंध में जो कथन यहाँ पे दिए गए हैं कि काराकोरम श्रेणी में केटू, जो काराकोरम की जो श्रेणी है में केटू चोटी स्थित है, ये सही है, जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है, और यह चोटी वर्तमान में जो पीओके हैं उसके अंतर्गत आती हैं। माउंट एवरेस्ट के बाद विश्व की दूसरी सबसे बड़ी चोटी जो है कि केटू है, और काराकोरम श्रेणी में सियाचिन और बियाफो ग्लेशियर है। तो इस तरीके से एक से अधिक इसके लिए जवाब सही हो रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा मेघालय पठार का अंश नहीं है। ये अगला प्रश्न है। भुवन पहाड़ियाँ जो है वो मेघालय पठार का अंश नहीं है। खासी, गारो और जयंतिया ये जो है कि मेघालय में जनजातियों के नाम हैं और वहाँ पे पहाड़ियों के नाम भी। तो इस तरीके से ऑप्शन ए सही जवाब है इसके लिए। वह दर्रा जो सर्वाधिक ऊंचाई पर अवस्थित है, इसमें से कौन सा सही जवाब होगा। नथुला इसके लिए सही जवाब है, जो सर्वाधिक ऊंचाई पर है, और नथुला दर्रा जो है कि सिक्किम में है और इसकी जो कुल ऊंचाई है वो 4310 ये मीटर है। तो फिलहाल नथुला इसके लिए सही जवाब है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना था। ये करंट के प्रश्न है, जनगणना से संबंधित है, और इसका सही जवाब है कि भारत की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का जो प्रतिशत था वो 31% था। जबकि बिहार में जो है कि कुल जनसंख्या का, शहरी जनसंख्या का प्रतिशत अगर देखें 2011 की जनगणना के अनुसार तो वो सिर्फ 11.29% था। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न खनिजों में से किस खनिजों के उत्पादन में भारत विश्व में अग्रणी है, और इसका सही जवाब है कि भारत चादरी अभ्रक के उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान पर है। तांबा उत्पादन में चिली प्रथम स्थान पर है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए में है। नेक्स्ट प्रश्न है कि संविधान सभा के बारे में क्या सही नहीं है। संविधान सभा के बारे में बताना है कि क्या सही नहीं है। देखिए, इसमें जो दिया गया है कि जुलाई 1946 में इसकी प्रथम सभा हुई थी, ये जो है कि सही नहीं है। संविधान सभा का जो गठन हुआ था वो जुलाई 1946 में हुआ था, जबकि इसकी जो पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, यानी कि ऑप्शन बी इसके लिए जो है कि वो गलत दिया हुआ है। बाकी सब सही है, देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि अधिकतर निर्वाचन क्षेत्रों वाले राज्यों को उनके बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कर सही विकल्पों का चयन कीजिए। निर्वाचन क्षेत्र बताना है कि सबसे ज़्यादा किन राज्यों में है और उसके बढ़ते क्रम में उसको व्यवस्थित करना है, और इसके लिए सही जवाब है, देख लीजिएगा, कि सबसे पहले इसमें उत्तर प्रदेश है, जहाँ पर लोकसभा सीटों की संख्या जो है इसमें उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा निर्वाचन क्षेत्र हैं। इसके बाद से महाराष्ट्र है, फिर पश्चिम बंगाल, यानी कि उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, और उसके बाद इसमें देख सकते हैं उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, और फिर उसके बाद बिहार। तो इसमें पे बढ़ते क्रम पूछा गया है, जबकि यहाँ पे बढ़ते क्रम में तो नहीं है। इस तरीके से ये जो ऑप्शन ई होगा, यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं। ये जो हम लोग ऑप्शन देख रहे थे तो ये निर्वाचन क्षेत्रों का ये घटता हुआ क्रम है, क्योंकि सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में, फिर महाराष्ट्र, फिर पश्चिम बंगाल और उसके बाद बिहार। तो इस तरीके से इसमें बढ़ते हुए क्रम में नहीं है। फिलहाल आप जानकारी के लिए ये बातें जान सकते हैं कि उत्तर प्रदेश लोकसभा सीटों की संख्या उसमें 80 है, महाराष्ट्र में 48 है, पश्चिम बंगाल में 42 और बिहार में 40 है, तमिलनाडु में 39,
राजस्थान में 25 सीटें हैं लोकसभा की और मध्य प्रदेश में 29 हैं। और इसके बाद के प्रश्न यहाँ से कि भारत का राष्ट्रपति कितनी बार पुनः चुनाव के लिए पात्र होता है, और इसके लिए सही जवाब है कि भारत का जो राष्ट्रपति है वो कितनी बार पुनः चुनाव के लिए पात्र होता है, उसके संबंध में कोई भी विकल्प इसमें से सही नहीं दिया गया है। यानी कि भारत के राष्ट्रपति को अनुच्छेद 56 के अंतर्गत 5 वर्ष के लिए निर्वाचित किया जाता है, और अनुच्छेद 57 के अंतर्गत राष्ट्रपति को 1 से अधिक बार भी निर्वाचित किया जा सकता है। यानी कि इसके लिए सही जवाब है उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि भारत का जो राष्ट्रपति है उसके लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है, यानी कि वो कितनी बार भी राष्ट्रपति बन सकते हैं। इसके बाद के प्रश्न है कि भारत का संविधान का कौन सा अनुच्छेद निर्वाचन आयोग से संबंधित है। यानी कि भारत के जो संविधान का अनुच्छेद 324 है वो भारत निर्वाचन आयोग से संबंधित है। अनुच्छेद 324 से 329 तक निर्वाचन आयोग के गठन, अधिकार और शक्तियों का उसमें वर्णन किया गया है। तो इस तरीके से अनुच्छेद 324 सही जवाब है। और निर्वाचन आयोग की जो स्थापना हुई थी भारत में 25 जनवरी 1950 को हुई थी। इसके बाद के प्रश्न यहाँ से कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 में राष्ट्रपति को किसकी घोषणा करने का अधिकार है। यानी कि अनुच्छेद 360 के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल घोषित करने का अधिकार है। यानी कि ये 73 का ऑप्शन ए सही है, यानी कि वित्तीय आपातकाल जो है कि घोषित किया जा सकता है। अनुच्छेद 352 से लेकर के 360 तक जो है कि आपातकालीन शक्तियों का उल्लेख किया गया है। 352 में ये इमरजेंसी है, 356 राष्ट्रपति शासन है और 360 जो है कि ये वित्तीय आपातकाल से संबंधित है। और इसके बाद के प्रश्न है कि केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी कौन है। केंद्र सरकार में उच्चतम जो नागरिक सेवा अधिकारी होता है वो कौन होता है, ये बताना है। और इसका सही जवाब है कि केंद्र सरकार में जो उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी होते हैं यानी कि मंत्रिमंडल सचिव होते हैं, और वे सिविल सर्विसेज बोर्ड के पदेन अध्यक्ष भी होते हैं। इसका ऑप्शन बी सही है। सॉरी, यहाँ से 74 ये प्रश्न है ना, यहाँ से बी ऑप्शन सही होगा, मंत्रिमंडल सचिव। और इसके बाद के प्रश्न है कि अगला प्रश्न है कि भारत में मतदान के लिए प्रयोग की जाने वाली मशीन जो वीवीपैट है उसका संस्करण क्या है। यानी कि जो वीवीपैट जो मशीन भारत में ईवीएम के साथ जो प्रयोग में लाई जा रही है, जिसमें जब कोई मतदाता अपना वोट करता है तो वहाँ पे एक पर्ची कट के गिरती है और उसके डिस्प्ले पर वो सिंबल भी उसका दर्शाया जाता है, ताकि मतदाता ये आश्वस्त कर लेता है कि हमारा जो वोट है वो सही चुनाव चिन्ह पे गया है। तो ये जो मशीनें हैं यानी कि M3 मॉडल की हैं, यानी कि M3 संस्करण उसका है, यानी कि ऑप्शन सी सही जवाब है इसके लिए। और वैसे वीवीपैट का जो पूरा नाम है वो भी आप जान लीजिए। वीवीपैट का पूरा नाम जो है वो वोटर वेरीफेबल पेपर ऑडिट ट्रायल है। और इस तरीके से वीवीपैट का प्रयोग सबसे पहले जो हुआ था 2014 के आम चुनाव में हुआ था। 8 संसदीय क्षेत्रों में लागू किया गया था इसे ईवीएम के साथ। और वीवीपैट प्रणाली को संपूर्ण गोवा राज्य के विधानसभा चुनाव में 2017 में लागू किया गया था। इस तरीके से ये हमारा 5वां प्रैक्टिस सेट था सामान्य अध्ययन का बीपीएससी प्रधान शिक्षक के लिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के बीच में शेयर जरूर कीजिएगा, और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। और इसका जो PDF है आप हमारे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर लीजिएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रहेगा। ऐसे TMC नॉलेज के नाम से टेलीग्राम चैनल भी है।